Hello everyone, let's start with illustration 24. A, B, C, D are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:3:2:2. D retire. A, B and C decide to share the future profit in the ratio of 3:2:1. It means हमें old ratio given है, new ratio given है. Goodwill of the firm is valued at 6 lakh. This is the self-evaluated goodwill and goodwill already appear in the books at 4,50,000. This is purchased goodwill. The profit for the first year after D's retirement amount to 12 lakh rupees. और जब डी रिटायर हो चुके हैं अब जो प्रॉफिट हुआ है वो है 12 लाख एंड जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा यू हैव टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली. इट मीन्स यू हैव टू मेक अ वेरी नीट वर्किंग नोट. ओके, इट मीन्स हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है. जो आप जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो ऑलरेडी आपकी बुक्स में गुडविल होती है दैट इज़ जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है उसे आपको राइट ऑफ करना होता है, ख़त्म करना होता है. बिकॉज वी नो कि गुडविल इज़ एन एसेट. गुडविल जब भी ख़त्म होगी, जब बुक से जाएगी तो गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी इसका इफेक्ट नेगेटिव होगा, रिवर्स होगा, है ना. गुडविल का डेबिट होता है, अगर हम उसे क्रेडिट करेंगे तभी तो राइट ऑफ कर पाएंगे. एंड बिकॉज एसेट जो है वो बाकी तीनों चारों जितने भी पार्टनर्स है ये सब लेकर जाएंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में. तो ए, बी, सी और डी इन सबकी कैपिटल डेबिट करी जाएगी टू गुडविल अकाउंट से. जितनी भी गुडविल थी सबको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिकॉज दिस इज अ गुडविल विच इज़ ऑलरेडी शॉन इन बुक ऑफ अकाउंट्स. तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी. नाउ द सेकेंड स्टेप इज जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, डी इज रिटायरिंग, है ना. तो जो डी रिटायर हो रहा है वो डिमांड करेगा गुडविल की. किस रेशो में देंगे, ए, बी और सी. जो ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है, हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा पार्टनर है जो गेन कर रहा है एंड किस रेशो में गेन कर रहा है, तभी हम देंगे. ये तो पूरी फर्म की गुडविल है 6 लाख. पहले तो इसमें से हम डी का शेयर निकाल लेंगे. डी का शेयर है 2/10 दैट इज 1,20,000 रुपीज़. तो 1,20,000 रुपीज़ डी गुडविल लेगा. अब ये कौन कितना देगा इसके लिए हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा. गेनिंग रेशो के लिए न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. तो यहाँ वर्किंग नोट में क्लियरली शो किया हुआ है. ओल्ड रेशो लिया, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. सॉरी मैंने गलत बोल दिया. न्यू रेशो में से हमने ओल्ड रेशो को माइनस कर देना है. तो यहाँ दिख रहा है कि ए जो है वो गेन कर रहा है 12/60. बी जो है वो भी गेन कर रहा है 2/60. बट सी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 2/60. इट मीन्स डी के जाने पर सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है. तो बिकॉज इन फ्यूचर सी भी कम प्रॉफिट लेगा तो सी भी गुडविल रिसीव करेगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो पार्टनर गुडविल की डिमांड करता है. क्यों? क्योंकि उसका शेयर कम हो रहा है. इन फ्यूचर वो प्रॉफिट कम लेगा. अगर फ्यूचर में प्रॉफिट कम लेगा तो वो आज चाहेगा कि मुझे उस लॉस का कंपनसेशन दिया जाए, उस लॉस की पूर्ति की जाए. तो ए का शेयर कैसे निकालेंगे. वी नो कि ए जो है 12/60 गेन कर रहा है. पूरे फर्म की जो गुडविल हमने कैलकुलेट की थी वो 6 लाख है. नाउ अब देखो, अब गेनिंग रेशो नहीं लगेगा. हम जो पहले रेशो निकाले थे 12:2:2, अब वो नहीं लगेगा. अब गेनिंग शेयर का यूज़ होगा क्योंकि इसमें से 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं एंड 1 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है. अगर सब गेनिंग होते थे तो हम रेशो निकाल लेते थे और जो मैंने बताया कि डी 1,20,000 मांग रहा है तो उसे डिवाइड कर देते. बट अब वो केस नहीं है. सो दैट इज़ वाई इस केस में आप गेनिंग शेयर का यूज़ करेंगे, रेशो का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. सो 6 लाख टोटल थी. ए के लिए आप ए का शेयर यूज़ करो. ए इज़ गेनिंग 12/60 1,20,000. इट मीन्स ए की कैपिटल तो आप कम कर देंगे 1,20,000 से. ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद 1,20,000 रुपीज़. ओके. नेक्स्ट इज बी. बी ले रहा है 2/60 ऑफ 6,20,000. तो बी जो है, बी की कैपिटल 20,000 रुपीज़ से डेबिट कर दी जाएगी बिकॉज सी इज सेक्रीफाइसिंग. सो सी की कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, उसको कंपनसेट किया जाएगा. अगेन 6 लाख का 2/60 20,000 रुपीज़ से उसे कंपनसेट किया जाएगा. एंड वी नो कि डी तो पहले जा रहा था. हमने पहले बताया था कि डी 2/10 लेगा दैट इज़ 1,20,000 बनता था. वो तो इतना शेयर लेकर ही जाएगा. एज यू कैन सी इन द जर्नल एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी टू डी.
ये अमाउंट आई। तो इस क्वेश्चन में नया क्या था, नया ये था कि सम टाइम जब पार्टनर रिटायर होता है ऐसा नहीं है कि सभी गेन करे, कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टनर ना गेन कर रहा होता ना सेक्रीफाइस। इवन इन सम केसेस एज वी कैन सी इन दिस इलस्ट्रेशन, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था एज गिवन इन क्वेश्चन में ये था कि जो डी के रिटायरमेंट के बाद बिजनेस में 12 लाख रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, एंड वी नो की प्रॉफिट जो है न्यू रेशो में डिवाइड होगा, दैट इज 3:2:1 विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो वी विल डिवाइड द 12 लाख इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू A's to B's to C's कैपिटल अकाउंट इन 3:2:1. Let's move to the next illustration, illustration 25. ABC are partners sharing profit and loss in the ratio 4:3:1. B retires and selling his share of profit to A and C for 81,000 and 36,000, being paid by A and 45,000 by C. So in this illustration ये कहा है कि वो अपना शेयर 81,000 में सेल करके जा रहा है, 36,000 तो A पे कर रहा है, 45,000 C। तो सीधी सी बात है, ये 36,000 और 45,000 का जो रेशो है वो क्या है, गेनिंग रेशो है। A और C B से किस रेशो में गेन कर रहे हैं, 36 और 45 से। देखो यहाँ क्लियरली कहा है कि B जो है अपना शेयर A और C को बेच रहा है, टोटल उसने 81,000 रुपीज़ ली। जो टोटल 81,000 ली वो किस चीज़ के लिए, कैपिटल गुडविल के लिए होंगे, और वो कैसे पे की, 36 तो A ने पे कर दी, 45 C ने पे कर दी। तो 36:45 जब हम करेंगे दैट इज 4:5 आएगा। सो दिस इज द गेनिंग रेशो, नॉट शेयर, गेनिंग रेशो, रिमेंबर दैट। ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर B's retirement was 1,05,000. Okay, now profit जो 1,05,000 है, first of all you have to pass the journal entry for the sale of B share to A and C, because जो भी यानी कि गुडविल वाली एंट्री है, बस थोड़ा सा वे ऑफ सेइंग अलग हो गया, so don't get confused. And you have to calculate the new profit sharing ratio, then you have to distribute the profit among A and C, between A and C. फर्स्ट एंट्री तो क्लियर है, वही गुडविल की तरह हो जाएगी। ए और सी दे रहे हैं तो ए की कैपिटल डेबिट, सी की कैपिटल डेबिट, डेफिनेटली बी जो है लेकर जा रहा है मनी, तो बी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी विद द सेम अमाउंट। बी की कैपिटल क्रेडिट होगी 81 से, ए की कैपिटल डेबिट होगी 36 से, सी की कैपिटल डेबिट होगी 45,000 रुपीज़ से। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकंड पॉइंट, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, दैट इज ऑल्सो एन ईजी टास्क। ओल्ड रेशियो गिवन है 4:3:1 एंड आपको गेनिंग रेशियो पता चल गया 4:5 है। आपको पता है कि जब गेनिंग रेशियो है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। देन आपके पास ओल्ड शेयर है, यू हैव टू ऐड द गेनिंग शेयर इन old share, then you will find the new share. When you have the new share, then you can calculate or you can find the new ratio very easily. Okay, so the one who is retiring is B. B का शेयर था 3/8, 3 टोटल शेयर था। This will be divided in the 4:5. शेयर को डिवाइड करना है। A is gaining 12.72. ए का ओल्ड रेशियो था 4/8 एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन। तो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड शेयर में, आई एम सो सॉरी, ओल्ड शेयर में आप जो है उसका गेनिंग शेयर ऐड कर दोगे, देन यू विल गेट द न्यू शेयर ऑफ ए। सिमिलरली यू विल गेट द शेयर ऑफ सी, दैट इज 1/3। सो ए का शेयर 2/3 है, सी का 1/3, एज वी कैन सी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। सो वी विल डिवाइड द प्रॉफिट दैट इज 1,05,000 in the new profit sharing ratio, the new profit sharing which is 2:1. So we will divide it. Okay, now let's move to the next illustration. नेक्स्ट illustration जो है वो आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग है। जैसे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, सिमिलरली डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी वैसे बनेगा। वी नो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। वी नो कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमें इनकम हो रही है, देन इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। बट अगर हमें लॉस हो रहा है या फिर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं किसी तरीके से, देन इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। अगर प्रॉफिट हो रहा है देन इट विल बी डिवाइडेड इन, इट विल इंक्रीज द कैपिटल ऑफ अ पार्टनर। अगर लॉस हो रहा है तो इट विल डिक्रीज द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे ही बनेगा जैसे पहले बनता आ रहा है। एंड वी नो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में यूजुअली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है जब उनकी वैल्यूज, जितने से उनकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। PQR आर पार्टनर शेयरिंग 2:2:1। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2020 की। इसमें क्रेडिटर्स गिवन है, कैपिटल अकाउंट गिवन है, कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, पेटेंट, प्लांट एंड पेटेंट गिवन है। आर रिटायर ऑन दिस डेट, आर रिटायर हो गया इस 31 मार्च को ही। एंड PNQ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2।
सो न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है, then we have to calculate gaining share. I think gaining ratio we have to find out. Let's see the further question. An amount of 5,000 included in debtor be written off as bad debts. तो 5,000 रुपये तो आपके क्या हो गए, बैड डेप्ट हो गए. अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना प्रोविजन है हमारे पास. तो 5,000 रुपये जो बैड डेप्ट हुए उसके लिए 4,000 का तो हमारे पास प्रोविजन का था. तो अल्टीमेटली जो लॉस हुआ कितने का हुआ, 1,000 का हुआ, जो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में. रिमेंबर दैट कि जो हमने क्वेश्चन में किया था कि अगर प्रोविज़न है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो बैड डेप्ट्स हो तो यहाँ से हम उस अमाउंट को चार्ज कर सकें. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि एग्जिस्टिंग रेट पर जो है आपको प्रोविज़न भी मेंटेन करना है. ये 4,000 तो चला जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि ये रेट कितनी है, ये मैं आपको बाद में सिखाती हूँ. आगे क्वेश्चन रीड करते हैं. स्टॉक भी रिड्यूस टू 82,000. स्टॉक की वैल्यू 82,000 पर तक आ गई है. सो वी हैव टू सी द डिफरेंस. वो जो डिफरेंस है उतनी वैल्यू चेंज हुई है. पहले स्टॉक 90,000 था, नाउ इट इज़ रिड्यूस टू 82,000, नॉट अप टू. सो इट इज़ रिड्यूस टू 82,000. तो जो आपका रिड्यूस है वो कितने से हुआ है, 8,000 से. प्लांट भी रिड्यूस बाय 10,000. नाउ इट इज मेंशन बाय 10,000, मतलब प्लांट 10,000 रुपये से कम हुआ है. सो एक्जैक्टली 10,000 विल बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट. पेटेंट्स आर वैल्यूलेस. पेटेंट की वैल्यू बिल्कुल ही जीरो हो गई. सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. अ प्रोविजन ऑफ 5,000 be made for repair. This is another provision. This is not a doubtful debt provision. This is a provision for repair. आपको 5,000 का एक प्रोविजन बनाना पड़ गया. We know कि provisions are liability. It will be recorded on debit side of revaluation account because liability increase होती है तो उसे debit side record किया जाता है. An old computer previously written off was sold for 6,000 as scrap. एक ओल्ड कंप्यूटर था जो हम पहले राइट ऑफ कर चुके थे, यानी यहाँ पर था ही नहीं, वो बिक गया कितने का, 6,000 का. सो एक तरह से क्या हो गया, आपको बेनिफिट दे रहा है, राइट. तो ये रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा. एन अमाउंट ऑफ 20,000 हैड टू बी पेड टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट. तो आपको एक एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना है, यानी कि वो अभी पे नहीं किया, हैड टू बी पेड है. दिस इज़ द क्लेम जो मांगा गया है. तो ऐसा क्लेम जो है इसके लिए पहले देखते हैं कि कोई कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है या नहीं. तो कंपनसेशन रिजर्व तो है नहीं, वो हमने पे ही करना है. सॉरी, हैड टू बी पेड मीन्स हम उसे पे कर चुके हैं. हैड टू बी पेड तो वो पे किए जा चुके हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो आपके सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है, आपके सॉल्यूशन में यहाँ पर हर एक एंट्री को अलग से डिनोट किया हुआ है. ईच एंट्री के ईच पॉइंट के लिए अलग जर्नल एंट्री बनाई हुई है. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. अगर आप पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, आगे क्वेश्चंस में तो आपको वैसे भी वही करना है. पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन कर लो, उसके बाद जितनी भी एंट्री डेबिट साइड रिकॉर्ड हुई है इन्हें आप लिख दो. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट टू प्रोविजन टू स्टॉक टू प्लान टू पेटेंट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड टू बैंक. दैट्स फाइन, यू कैन डू वन जर्नल एंट्री फॉर ऑल. नेक्स्ट इसी तरह से आप क्रेडिट साइड जो वो सिर्फ एक ही आई थी, बैंक अकाउंट. सो यू विल डू द बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. एज इट इज़ क्लियरली सीन कि लॉस हुआ है, आपको लॉस हुआ 60,000 का. एंड द लॉस विल बी डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो, नॉट इन गेनिंग रेशियो, नॉट इन न्यू रेशियो. इट विल बी डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो. तो आप ओल्ड रेशियो में से डिवाइड कर दोगे. तो फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि अमाउंट ऑफ 5,000 जो है वो बैड डेप्ट कर दिए गए. इट मीन्स डेटर जो है 5,000 से कम हो जाएंगे. तो डेटर कम हो रहे हैं तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, है ना. बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट क्यों, बिकॉज बैड डेप्ट्स आर एन एक्सपेंस. और टू डेटर क्यों, क्योंकि जो ये डेटर है ये रिड्यूस हो जाएंगे. सेकेंडली बिकॉज हमारे पास बैड डेप्ट के लिए रिजर्व था, ठीक है, तो इसलिए इस रिजर्व को यूज़ करेंगे हम ना. बैड डेप्ट अकाउंट जो हमने डेबिट किया था उसे क्लोज कर देंगे. क्लोज करने के लिए हमें पता है कि उसे रिवर्स करना पड़ेगा. तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट विद अमाउंट 4,000, क्योंकि इतना ही है. टू बैड डेप्ट 5,000. तो अभी बैड डेप्ट तो 5,000 के थे, प्रोविजन से तो 4,000 का राइट ऑफ हो गया. अभी 1,000 के लिए हम कहाँ जाए. तो जब प्रोविजन पूरा नहीं पड़ रहा तो 1,000 के लिए हम हेल्प लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की. तो 1,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा. नाउ सेकंड पॉइंट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट. एज आई टोल्ड यू कि हमें एग्जिस्टिंग रेट फाइंड करनी पड़ेगी, राइट. तो यहाँ से एग्जिस्टिंग रेट हम फाइंड कर लेंगे. देखो प्रोविजन 4,000 का है, जब डेटर कितने थे, 80,000 के. सिंपल सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है. जब 4,000 रुपये प्रोविजन है तब डेटर कितने थे, 80,000 रुपये. 5%. तो आपकी एग्जिस्टिंग रेट कितनी है, 5%. नाउ यू हैव टू सी कि आपके डेटर्स कितने रह गए, उसका आपको 5% मेंटेन करना है. देखो 80,000 के थे,
5,000 के तो क्या हो गए, बैड डेब्ट हो गए, तो अब कितने डेटर बचे, 75,000। तो अब आपको जो प्रोविज़न बनाना है वो 75,000 का 5% बनाना है, ठीक है। तो 75,000 का 5% करोगे 3,750 आ जाएगा, क्योंकि प्रोविज़न आपको बनाना पड़ा, इट इज़ अ लाइबिलिटी, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे कि आपने देखा ही था, ठीक है। इस पॉइंट में और कुछ नहीं था, यही पॉइंट थे जो आप ऐसे कर चुके हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन। Now the next illustration is about adjustment of accumulated profit and reserve. As you know कि जितने भी बिजनेस में प्रॉफिट होते हैं, जितने भी रिजर्व होते हैं, जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या रिटायरमेंट होता है, तब वो तो डिस्ट्रीब्यूट होते ही होते हैं, सब बढ़ता है। कब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हमें बांटना है या नहीं बांटना है। ये ऑप्शन होता है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होता है, जो हमने 3rd चैप्टर में किया था। बट जब एडमिशन और रिटायरमेंट की बात होती है तो यूजुअली 90% केसेस में ये डिस्ट्रीब्यूट ही किया जाता है, एडजस्ट नहीं किया जाता है। हाँ, पॉसिबिलिटी है, बट यूजुअली किया जाता है क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। और वी नो कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं। तो जितने भी रिजर्व्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। 2 में क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये सभी रिजर्व जो है ओल्ड रेशियो में डिवाइड होंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि ओल्ड रेशियो में होंगे, न्यू रेशियो में होंगे, गेनिंग रेशियो में होंगे या गेनिंग शेयर में होंगे, ठीक है। गेनिंग रेशियो अलग है, गेनिंग शेयर अलग है। जब भी करो क्लियर रखना है माइंड में कि कोई क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ गेनिंग रेशियो यूज हो रहा है या गेनिंग शेयर यूज हो रहा है, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो ये क्लियर रहना चाहिए तुम्हारे माइंड में। कहीं पर भी कभी डाउट आता है कि यहाँ गेनिंग रेशियो क्यों यूज हुआ या शेयर क्यों यूज हुआ, तो डोंट फॉरगेट टू मैसेज मी। नेक्स्ट इज लॉसेज। अगर कोई लॉसेज हो रहे हैं आपको तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, बिकॉज लॉसेस की वजह से कैपिटल कम हो जाती है तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएंगी। एंड टू P&L, क्योंकि P&L एक लॉस है वो खत्म हो रहा है तो क्रेडिट। अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, याद है ना, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये ऐसे रिजर्व हैं जिन पर फर्स्ट राइट हमारा नहीं होता है, यानी कि पार्टनर्स का नहीं होता है। इस पर जो वर्कमैन कंपनसेशन है इस पर फर्स्ट राइट एम्प्लॉइज का होता है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे हम देखते हैं कि जब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रही है। अगर इन दोनों के बारे में कुछ अदर इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई डिमांड्स नहीं है, देन ये सब पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कन्नू, मनु एंड आकांक्षा पार्टनर। शेयर करते 20%, 30% और 50%, दैट इज 2:3:5। कन्नू डिसाइडेड टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। कन्नू रिटायर हो रही है एंड सोल्ड हर शेयर टू मनु, यानी सारा का सारा उसने अपना शेयर मनु को दिया। तो मनु इज द वन जो गुडविल सारी कन्नू को पे करने वाली है, और कोई पे नहीं करेगा, आकांक्षा नहीं पे करेगी। गुडविल वॉज वैल्यूड 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 year, प्रॉफिट ऑफ दीज 3 year। आपको गुडविल का फॉर्मूला याद होगा, पहले आपको 3 year दिया हुआ है, इसकी एवरेज निकालनी है, देन आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करनी टू फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म। दिस इज सेल्फ इवैल्यूएटेड गुडविल। रिजर्व फंड स्टोर इन द बैलेंस शीट एट 30,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिजर्व भी है। You are required to record necessary journal entry to record above adjustment of Kanu's retirement. Also prepare her capital account to find out the amount due to her when her capital balance in the balance sheet was 1 lakh before any above adjustment. What they want to say is कि एक तो आपको सारी जनरल एंट्री पास करनी है और साथ ही साथ आपको कनु का, सिर्फ कनु का कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट सेम ही बनेगा जैसे हमने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में सीखा था, तो उसमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम बनेगा। बस आपको क्या है कि आपको ये कि बैलेंस शीट में कनु का बैलेंस ऑलरेडी कितना है, 1 लाख तो पे करना ही करना है। तो अब जो ये रिजर्व वगैरह बटेंगे या जो गुडविल का शेयर मांगेगी वो चीज़ें वो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। सिंपली रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो रिजर्व का फंड है डेबिट टू कनु, मनु एंड आकांक्षा इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 2:3:5, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्योंकि मनु है जो सारे शेयर ले रही है, तो मनु ही सारी की सारी कनु की कैपिटल पे करेगी। फॉर दैट आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, आप वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और कनु का शेयर निकाल लेंगे। देखो जो आप वहाँ से गुडविल निकालोगे क्वेश्चन से, वो तो पूरी फर्म की गुडविल आएगी, बट हमें सिर्फ कनु को पे करना है। तो हम कनु के शेयर की, जो कनु का शेयर है टोटल जितना वो रिटायर हो रही है, दैट इज 20%, तो आप वो निकालेंगे और वो पे कर देगी मनु। ना कनु का कैपिटल अकाउंट कैसे, कैपिटल अकाउंट तो पता ही है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ दिखाते हैं, स्टार्टिंग की ओपनिंग की क्रेडिट साइड, 1 लाख क्रेडिट साइड। रिजर्व से कनु का कैपिटल बढ़ गया तो यहाँ, क्योंकि मनु भी देखो, मनु की वजह से कनु की कैपिटल बढ़ रही है, कनु की कैपिटल तो क्रेडिट हो रही है ना, किसकी वजह से, मनु की वजह से, तो बाय मनु आ जाएगा। एंड नाउ बैलेंस शीट इज 1,36,000। इट मीन्स कि फर्म को कनु को 1,36,000 रुपये देनी है। इलिस्ट्रेशन 28 इज अबाउट ABCR पार्टनर शेयरिंग 2:3 फी। 4 on 31st March 2019 A retire और B and C decide to share future profit in the ratio of 2:1। बैलेंसेस कैसे, P&L का डेबिट बैलेंस, डेबिट मीन्स नेगेटिव बैलेंस। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड,
इसका कुछ नहीं करना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का आप ये इस पे पूरा और राइट ही एम्प्लॉयज का होता है, फर्स्ट एंड लास्ट राइट एम्प्लॉयज का ही होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कोई क्लेम तो नहीं है, अगर कोई क्लेम नहीं है देन डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। जनरल रिजर्व पड़ा, इट इज एग्रीड दैट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नो मोर रिक्वायर्ड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं बनाना तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एंड 25% ऑफ द जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि 25% रिजर्व तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा और बाकी का 75% जो रिजर्व है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो P&L का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो P&L का लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैपिटल कम होगी। सेकंड में हमने क्या कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड में हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल 1,20,000 था, इसका 25% तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डल गया, बाकी का 75% जो A, B और C में इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 2:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, तो 29 जो क्वेश्चन है इसमें क्या ABC पार्टनर है 3:2:1 में ले रहे हैं, C रिटायर हो रहा है, A और B ने सोचा कि फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली लेंगे। यू हैव टू डू जर्नल एंट्री ऑन सीज रिटायरमेंट, ये बिल्कुल सेम है वर्कमैन कंपनसेशन के और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के किए थे। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, बुक में 1 लाख था, क्लेम है 40,000 का। जब क्लेम 40,000 का है तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अभी क्लेम है, पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो क्लेम आ गया और बाकी जो बच गया 60,000 वो A, B और C में डिवाइड हो जाएगा। तो सिमिलरली यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ऑन। एंड जो लास्ट इलिस्ट्रेशन है आज की 30th इलिस्ट्रेशन, इसमें क्या कि A, B और C जो है फ्यूचर प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 5:3:2 में। B रिटायर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है A और C का 2:3, दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। ना यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना, यूजुअली ऐसा नहीं होता बट कई बार ऐसा हो भी जाता है। तो अब यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जो हमने 3rd चैप्टर में सीखी थी। देखो, जनरल रिजर्व 1,20,000 है, कंटिजेंसी रिजर्व इज अ पॉजिटिव बैलेंस 70,000, तो 1,90,000 का तो पॉजिटिव बैलेंस है, बट P&L का डेबिट बैलेंस वी नो कि लॉस होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये भी एक तरह का क्यूमुलेटेड लॉस होता है, तो अल्टीमेटली 1,50,000 है। फॉर दैट जब आपको एडजस्टमेंट करनी होती है तब आपको गेनिंग और सेक्रीफाइस शेयर निकालना होगा, आपको जानना होगा कौन कितना गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस। ऑब्वियसली B रिटायर हो रहा है तो B तो अपना सारा शेयर छोड़ के जा रहा है जो है 3/10, बट हमें A और C का भी जानना पड़ेगा ना क्या हो रहा है। देखो, A यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, तो A भी लेगा किसका 1/10, 1,50,000 का। ठीक है, 1,50,000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 15,000। तो इसी तरीके से हम औरों का भी देखते हैं क्या है। C गेन कर रहा है, C इज गेनिंग द होल थिंग 4/10, तो 1,50,000 का 4/10 60,000 हो जाएगा। तो C की कैपिटल तो हो जाएगी डेबिट, क्योंकि C इज द ओनली वन हु इज गेनिंग, है ना। तो जो गेन करता है उसको पैसा देना पड़ता है, किनको देना पड़ता है, जो रिटायर हो रहा है या जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो B तो रिटायर हो रहा है, B को तो रिटायरमेंट का दे रहा है 45,000 और A जो है सेक्रीफाइस कर रहा है 15,000 रुपीज। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।